वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार थम गया है, यानी कि 1 जून को अब सीधे देश वोट करने के लिए पहुंचेगा और उसके बाद फिर 4 जून को मतगणना होनी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार आज पूरी तरह से थम गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल बनारस से उठ रहा है। सवाल ये है कि 2014 और 2019 से अलग प्रधानमंत्री जी इस बार प्रचार के अंतिम दिनों में बनारस में क्यों नहीं दिखे। 2014 में भी वो 2 दिन बनारस में थे, 19 में भी वो 2 दिन थे, और उनके रहने से ये कहा जाता था कि अगल बगल की सीटों पर फर्क पड़ता था। गाजीपुर, चंदौली, बलिया, इन सीटों पर अच्छा खासा फर्क पड़ता था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी प्रचार में नहीं आए। नामांकन के बाद वो 2 बार आए बनारस। एक बार वो नारी शक्ति वंदन संवाद कार्यक्रम में नजर आए जब 25,000 महिलाओं को उन्होंने संबोधित किया, और उसके बाद एक बार और आए, लेकिन वो नाइट स्टे के लिए आए थे। BLW गेस्ट हाउस में वो रुके और यहाँ से फिर वो दूसरे जगह प्रचार के लिए चले गए। तो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में अंतिम दिनों में प्रचार के प्रधानमंत्री जी बनारस में क्यों नहीं रुके, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बनारस के वरिष्ठ पत्रकारों का एक शिष्टमंडल है। और सर विजय नारायण जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं। सर, आप बहुत लोग आपसे सीखे पढ़े। मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी के नहीं आने से क्या संदेश जा रहा है? या तो वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में है कि मेरे नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, सब कुछ वेल सेटल्ड है, मतदाताओं को पता है कहाँ वोट करना है, या कोई और बात है? देखिए, इस बार पिछले 2 बार की तुलना में कंटेस्ट बहुत कीन है, बहुत कांटे की लड़ाई है, और कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां इनका गढ़ था, वहां भी बीजेपी को लग रहा है कि हम यहाँ खतरे में। जैसे खास करके बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल, इसके अलावा कर्नाटक जहां अब कांग्रेस की सरकार है, वहां भी इनको मुश्किल में आ रही है। तो इन मुश्किलों को वो नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैलेंस जो बनता है वो तो राष्ट्रीय स्तर का बनता है, और उत्तर प्रदेश में तो ये हमेशा आश्वस्त रहते थे, जो आपको याद होगा। अब 10 साल पहले इनको 80 में 73 सीटें मिल गई थी, जिसको किसी की संभावना भी नहीं थी। लेकिन पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें उसकी तुलना में या पिछले लोकसभा के चुनाव में तुलना में सीटें बीजेपी की घटी है। 100 सीट के ऊपर 125 सीट तो अखिलेश का गठबंधन ले गया। ऐसा तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और आप लगातार सत्ता में बने रहे या कहीं से एक ही मार्जिन से जीतते रहे, ऐसा लोकतंत्र में होता नहीं है। तो ये उतार चढ़ाव लोकतंत्र में होता रहता है। तो यहाँ जो वो नहीं आए, मेरा अनुमान है कि देश के अन्य राज्यों में जहाँ इनको परेशानी महसूस हो रही है, या जहाँ इनको लग रहा है कि इनकी उपस्थिति वाराणसी से भी ज़्यादा जरूरी है, वहाँ ये समझ ले रहे हैं। आप अजय जी कैसे देखते हैं? आप पिछले 2-3 चुनाव देख ही रहे हैं बनारस में, कई चुनाव आपने कवर किए। आप 2 चुनावों से अलग तीसरे चुनाव में प्रधानमंत्री जी के नहीं आने को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं जैसा कि भाई साहब ने बताया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी आदमी, माने राजनेता जो भी होता है, वो हमेशा, या केवल पॉलिटिक्स ही नहीं, आप खेल के मैदान में भी जाइए तो हमेशा आपका ध्यान, जो लीडर होता है उसका ध्यान वहीं जाता है जहाँ कुछ कमजोरी होती है, जहाँ गड्ढा होता है, उसी को पाटने की जरूरत सबसे पहले पड़ती है। एकदम सही बात है कि उत्तर प्रदेश को एक तरह से मान करके देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ये अपने हाथ में है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग वाराणसी योगी जी के ऊपर छोड़ रखा है। ऐसा भी नहीं है कि मोदी जी बनारस आए ही नहीं। बनारस, जैसा आपने बताया कि 2 बार आए थे। नामांकन से पहले वो यहाँ एक बड़ा रोड शो भी उन्होंने किया। उसके बाद फिर नारियों के साथ, नारी शक्ति के साथ उन्होंने अपनी बात भी रखी।
उसके अलावा भी कभी वो गाजीपुर जा रहे थे तो भी वो बनारस में आ रहे थे, कभी वो चंदौली जा रहे, आगे पूर्वांचल में जहाँ भी कहीं वो गए हैं तो वहाँ से लौट करके वो बनारस हो करके ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो एकदम से हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बनारस को पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया है। और दूसरी चीज, उनका कॉन्फिडेंस जरूर है अपने बनारसियों के ऊपर, अपने मतदाताओं के ऊपर, और इन सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि जिस तरह से 10 साल उन्होंने यहाँ का प्रतिनिधित्व किया है, उस लिहाज से और जिस हिसाब से बनारस की जनता ने उनका समर्थन किया है हर मुद्दे पर, तो कॉन्फिडेंस पे वो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस, इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं। तो ये बताइए अरुण जी, जैसा कि विजय नारायण जी ने कहा कि पूर्वांचल में 14 और 19 की तुलना में लड़ाई टफ है, और 14 और 19 में वो रुकते थे बनारस, प्रचार के अंतिम दिन से कम 48 घंटे पहले तक तो वो यहाँ रहते थे, 2 दिन कम से कम। इस बार जबकि मामला फंसा हुआ है, उनका रहना रुकना जरूरी माना जा रहा था, वो नहीं रुके, नहीं रहे, तो क्या वो वाकई मुख्यमंत्री जी के हाथों में उत्तर प्रदेश सौंपकर गृह मंत्री जी बनारस में रहे, तमाम केंद्रीय मंत्री भी बनारस में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नजर नहीं आए, तो वो दूसरों को बनारस और पूर्वांचल सौंपकर निश्चिंत हो गए, ऐसी बात है क्या? देखिए, 2 चीज़ें अलग अलग हैं। हमारे 2 बड़े भाइयों ने जो बात कही है, मेरा उससे थोड़ा इतर है। 10 साल बनारस में प्रधानमंत्री जी, 10 साल यहाँ सांसद रहे। 10 साल में वो 45 बार बनारस में आए, 100 बार मुख्यमंत्री आए। इस शहर को 36,000 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट दिया। 19 में जब आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि काशी की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी। 19 में बनारस में नहीं आए, ये बात आप समझ लीजिए। आप रिकॉर्ड देखेंगे तो नहीं मिला, उन्होंने नहीं आए थे, आसपास के जिले में गए। इस बार उन्होंने क्या काम किया, काशी की जनता से लगाव की बात तो एक अलग पक्ष है, जहां उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो सारी चीज़ें नहीं। इस बार उन्होंने भदोही दौरा किया, मिर्जापुर भी गए, वो जौनपुर भी गए, आसपास के जिलों में उन्होंने दौरा किया। उनको मालूम था कि शहर में जितना हमने दिया है इस शहर को, यह शहर मुझे उससे सूद समेत मुझे वापस लौटाएगा, वो ज़्यादा मुझे देगा, वापस करेगा। दूसरी बात, पूर्वांचल में न जाने के पीछे जो टप लड़ाई की बात कही जा रही है, उसके भी राजनीतिक एक तौर पर देखेंगे आप तो 2019 में उस समय कांग्रेस अलग लड़ी थी, सपा बसपा चुनाव में मैदान में थी, जो हमारे विजय नारायण भाई साहब कह रहे थे, बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि 2019 में बहुजन ये समाजवादी पार्टी और बसपा चुनाव लड़ी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी अलग चुनाव लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस अलग थी। उस समय जो 25-50 हज़ार वोट थे वो अलग हुए, इसलिए पूर्वांचल में 4-5 सीटों का उनको नुकसान हुआ। इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा अपना आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी तुरुप के पत्ते को अपने में शामिल करा है। मिस्टर दारा सिंह चौहान, संजय चौहान जो कांटे की लड़ाई लड़ते रहे हैं, जो चौहान बिरादरी है, पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल और आप ओम प्रकाश राजभर, जो पूर्वांचल में एक जातिगत एक आधार पर जो पार्टियां खड़ी करके लोग रखे हुए हैं, उनको अपने में शामिल कर लिया। लिहाजा उनको ये पूरा भरोसा था कि बनारस ही नहीं, मैं यदि कहीं और भी नहीं जाता हूं तो ये वोट मुझे मिलेगा। और बनारस के लोगों को उनको ये मालूम है, जब उनके गृह मंत्री यहीं पर हैं, उनके विदेश मंत्री यहीं पर हैं, और काशी की जनता खुद इस मामले को लड़ाई लड़ रही है, मुझे लगता है इसलिए उनको यहाँ के बजाय वो और भी देश के दूसरे राज्यों में जाकर के वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विजय नारायण जी, जिन सीटों पर टफ लड़ाई है उसमें बलिया भी है, उसमें ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, घोसी भी है, उसमें महेंद्रनाथ पांडे की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, चंदौली भी है। तो अगर प्रधानमंत्री जी बनारस में रहते, चूंकि बनारस में अगर वो 48 घंटे पहले 14-19 में वो रहे हैं, तो उसका असर चंदौली और बलिया और घोसी पर तो पड़ता ना, कि इससे इनकार तो नहीं कर सकते ना आप। देखिए, ये टॉप लीडर है बीजेपी, उनको ये देखना है कि कहाँ हमको नुकसान होने वाला है और कहाँ ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मेरा अपना अनुमान है कि इन 4-5-6 सीटों से ज़्यादा नुकसान उनको महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक में हो रहा है। इसलिए प्राथमिक, अभी कल उन्होंने बंगाल में कलकत्ता शहर में एक रैली निकाली, एक मार्च निकाला, तो वो प्राथमिकता वहाँ देख रहे हैं जहाँ बीजेपी लड़ाई में पीछे है, और वहाँ वो रिकवर कर पाएंगे, तो इस कोशिश में वो लगे हुए हैं। देखिए, एक जो इन 3 चुनावों का अंतर आप देख लीजिए,
जितना काट 2014 वाला तो एक तरफा था, 2019 में भी कोई खास लड़ाई नहीं थी, मगर ये जो चुनाव हो रहा है इसमें पूरे देश के पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भी बहुत कांटे की लड़ाई है। और बनारस के बारे में वो जानते हैं, मेरा अपना अनुमान है कि बहुत कांटे की चर्चा है। पक्ष विपक्ष आपको हर मोहल्ले में मिलेगा, हर गली में मिलेगा, ऐसा 2 चुनावों में नहीं था। फिर भी वो आश्वस्त हैं कि बनारस की जनता के लिए हमने जो कुछ किया है वो उसका फल हमको शायद मिलेगा। चलिए अरुण जी, ये बताइएगा, जैसा चूंकि आप ये रिएक्शन हम आप ही से लेंगे, अगर 4 जून को मतगणना में उत्तर प्रदेश से सीटें घटती हैं, बाकी जगहों से भी अगर सीटें घटती बढ़ती हैं, तो क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि प्रधानमंत्री जिस उत्तर प्रदेश से हैं, मुख्यमंत्री जी का इतना व्यापक कार्य है और तमाम केंद्रीय मंत्री और तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिस पूर्वांचल में रहे, वहां से भी इतनी ताकत के बावजूद सीट घट गई, तो क्या ये स्ट्रेटजी तब फेल नहीं हो जाएगी, या इससे गलत संदेश नहीं जाएगी कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूर्वांचल की सीटें बीजेपी कैसे हार गई? अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते अंतिम 2 दिन तो हो सकता है कि 4 जून को, अब हमें मालूम नहीं है कैसा परिणाम आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि शायद और बेहतर हो सकता था। देखिए, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति दोनों अलग है। पूर्वांचल में जातिगत राजनीति है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक राजनीति की धुरी रही है। पूर्वांचल में इसी बेस के आधार पर जो जातिवादी पार्टियां खड़ी हुई उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में किया। पहली चीज तो ये रहा। दूसरी बात, यदि खुदा न खास्ता जैसी आप बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई विपरीत चीज आती है, तो उसमें ये सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी करो और मरो की स्थिति में है इस बार का चुनाव। यह चुनाव उन विपक्षी दलों के लिए है, चाहे वो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है या अपना दल है, जो छोटे दल जो जातिवादी आधार पर पे अपनी एक खड़ा करके रखे हुए, उनके भी वजूद का सवाल है। क्योंकि 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव जब होने जाएगा तो उस आधार पर अपने सीट का निस्तारण वो करना चाहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं आएगी, उन छोटे दलों का भी सवाल है कि उनका क्या स्थिति रही है, वो कितना वोटों को अपना ट्रांसफर करा पाए। तो मुझे लगता है कि अभी 4 जून का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटे दलों का भी सवाल है, यहाँ अखिलेश यादव का भी सवाल है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ये बात मैं विजय नारायण भाई साहब से लगातार हमारी इस पर चर्चा होती है। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह में बहुत अंतर है। मुलायम सिंह यादव के छत्रप हुआ करते थे, कभी मोहन सिंह थे, जनेश्वर मिश्रा थे, वो और यहाँ तक कि आजम खां थे और रेवती रमन सिंह थे। अखिलेश के आसपास वो जो चीज़ें होती थी, छत्रप की चीज़ें, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अखिलेश सिर्फ अकेले चुनाव मैदान में है। यहाँ तक कि आप ध्यान दीजिए, कभी भी मीडिया में ये भी चर्चा नहीं कि क्या पूर्वांचल में एक आध बार शायद शिवपाल जी जैसे लोग गए होंगे। मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा वो होगा कि यदि वो चुनाव में सीटें उनकी बढ़ती हैं तो अखिलेश यादव का राजनीतिक जो अपना एक क्लेवर है वो ऊंचा होगा। कम होती है तो अगला चुनाव भी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी उनके लिए सोचने की बात होगी। आपसे एक सवाल हम लेंगे कि अगर, चूंकि नौतपा चल रहा है, टेम्परेचर 47 डिग्री से भी ऊपर बनारस का पहुंच गया, वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए विशेष रूप से। प्रधानमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते, इसके लिए जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो अगर प्रधानमंत्री जी रहते बनारस में तो आपको लगता है कि वोटिंग परसेंटेज पर इसका असर पड़ता, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए निकलते, या उनको लगता है कि जो मैसेज देना था वो दे चुके हैं, जितने लोगों को निकलना है उतने लोग ही 1 जून को निकलेंगे? देखिए, आखिरी बात जो आपने कही वो ज़्यादा मुफीद लगती है कि प्रधानमंत्री जी को भी ये अंदाजा है पूरी तरह से कि जो कुछ भी जिन्हें निकलना है, जिन्हें वोट देना है, हमें देना है या किसी और को देना है, वो पहले से चीज़ें बन चुकी हैं। काशी उनका संसदीय क्षेत्र रहा है, इस लिहाज से वो काशी, जैसा अरुण जी ने बताया कि 42-43 बार यहाँ आए, इन 42-43 सालों में बारों में उन्होंने काशी को काफ़ी कुछ समझा भी है, खास तौर पर उनके अपने मतदाताओं के बारे में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, ये पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है पूरे देश भर में। इस लिहाज से केवल वाराणसी नरेंद्र मोदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनको पूरा देश उनको देखना है।
एकदम सही बात है कि उन्हें बिहार देखना है, उन्हें महाराष्ट्र देखना है, उन्हें कर्नाटक देखना है, उन्हें तेलंगाना भी देखना है। वो बार बार जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, हिंदी पट्टी और गैर हिंदी पट्टी, उसको भी उन्होंने देखना है। सबसे बड़ी उन्होंने इसकी जो रणनीति बनाई, उनकी जो अपेक्षा थी कि हम जैसे भी हो हम दक्षिण में अपना पैर जमाएं। ठीक, अब चलते चलते बिल्कुल आखिरी सवाल लेते हैं। आपने आखिरी चरण के लिए भी प्रचार देखा और पूरे पूर्वांचल का चुनाव देखा प्रचार के लिहाज से, 6वें और 7वें चरण के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। किसके प्रचार करने का तरीका आपको लगा कि ज्यादा प्रभावशाली रहा? देखिए, राहुल गांधी की पर्सनालिटी में ज़्यादा निखार हुआ है और उसने जो बातें कही हैं वो बड़े सटीक हमले की कही हैं और उसका बचाव करना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हुआ है। जैसे एक बात उसने कही कि इस सरकार ने पिछले 3 साल में पूंजीपतियों का 16 लाख का कर्जा माफ किया है। 16 करोड़ 16 लाख करोड़ किस दुनिया में हो जी, वही 16 लाख। और इसको सरकार की भाषा में इंडस्ट्रियल पैकेज कहते हैं। उद्योगों को बचाने के लिए पैकेज दो, माने उनका कर्ज माफ़ कर दो, उनका टैक्स माफ़ कर दो। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अंबानी को हुआ है। 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ उनका माफ़ हुआ है और गांव के किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। तो ये हिट किया है उस आदमी ने। नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये उनका तीसरा टर्म है, इसको मत भूलिए जी। जनता का मिजाज बदलता है जी अरुण जी, प्रचार करने का जो तरीका रहा, इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों ही तरफ के लोगों ने जो प्रचार किया, आपको इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में किसका प्रचार जो है ज्यादा प्रभावपूर्ण लगा? देखिए, संगठन के मामले में, इवेंट के मामले में, भीड़ जुटाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने वहाँ पे कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको प्रसारित भी कर पाएं। रहा प्रचार के मामले में, स्वयं जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी, वो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, ये भी दिखाई पड़ा। दिक्कत यहाँ ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई पड़े, उनके एक जाते जाते जो उनके अंदर का जो जोश और उत्साह था वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि जैसे बैरिकेडिंग को तोड़ देना, मंच के करीब पहुंचने की कोशिश करना। ये थोड़ा सा एक वर्ग ऐसा है जो वो थोड़ा सा उनको असहज महसूस करने की कोशिश किया गया। सच राहुल गांधी का नो डाउट, आज की तारीख में राहुल गांधी ने जिस तरह के भाषण दिए हैं वो आम पब्लिक को प्रभावित करने वाले रहे हैं। वो वोट में कितना तब्दील हो पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। आपको किसका ज्यादा प्रभावी तरीका लगा? निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी ने जो टेम्पलेट सेट किया, उस टेम्पलेट को लेकर के अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इवन अरविंद केजरीवाल हो, सभी का जो चुनाव प्रचार का तरीका था, उनका जो सलीका था, उसको हम 10 में 10 नंबर देते हैं। चलिए, तो प्रचार अब खत्म हो चुका है। 1 जून को देश 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान करेगा। प्रधानमंत्री जी को पूरा देश देखना है। संभवतः यही वजह है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्रियों के हवाले उन्होंने बनारस को किया, पूर्वांचल को किया। बहुत ज़्यादा समय वो चुनाव प्रचार के लिए बनारस और पूर्वांचल को नहीं दे पाए, पूरे देश में उनको प्रचार के लिए जाना था। तो अब 1 जून को देश 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट करने जा रहा है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।